जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। राहुल सस्तान जी की कुछ प्रमुख पंक्तियां जो घुमक्कड़ को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वस्तु कहा है। तो आज के इस गोष्ठी में सबसे पहले जिन्होंने उनका स्वागत करती हूँ, जिन्होंने सरस्वती वंदना की है, कृष्णा मणिश्री जी, जो जिन्होंने अपने मधुर आवाज से आज सबको मनमोहित कर दिया। मैसूर कर्नाटका से हैं। आप बहुत अच्छी कवयित्री हैं और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के स्नेहाश्रम प्रभारी हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम। आज के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर ऋतु वार्ष्णेय जी हैं, जो वाराणसी से हैं। आपकी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय बीएयू से हुई है। आपने बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उपाधि मणिपाल विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सन 2004 में यूपी सेट और 2005 में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की और 2009 में आपने शोध कार्य पूर्ण किया। आपके अनेकों कविताएं और आलेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आप लगभग 10 वर्ष से अध्यापन कार्य से जुड़ी हैं। प्रस्तुत करोड़ीमल महाविद्यालय दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपका हार्दिक स्वागत करती हूं मैं। आज के हमारे वक्ता हैं डॉक्टर मिलन वैष्णव जी, जो कलबुर्गा कर्नाटका से हैं। आपने बीए, बीएड, एमए, एमफिल, अनवार्ड डिप्लोमा, पीएचडी और नेट सारे पदवियों को उत्तीर्ण किया है। वर्तमान में आप खाजा बंदन बास विश्वविद्यालय कुलबर्ग कर्नाटका के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं स्वागत करती हूँ संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी का, जो सचिव विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जो हमेशा से हमारे मार्गदर्शक हैं। आपको अनेकों सम्मानों से सम्मानित किया गया है और हमारे आदरणीय है। आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ सर। अब स्वागत करती हूँ अध्यक्षा डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामटेके जी, जो भूतपूर्व अधिष्ठाता नागपुर विद्यापीठ, अध्यक्षा हिंदी अभ्यास मंडल और बीयूटीआर के भूतपूर्व सदस्य हैं। इन्हें अपने साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है, जैसे इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड, शिक्षा रत्न आदि। मैडम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की गोष्ठी के आभार प्रस्तुत करने के लिए जुड़ी हुई सरस्वती वर्मा जी को, जो छत्तीसगढ़ से हैं। पंडित शिवशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय हिंदी अध्ययन मंडल में सदस्य हैं। आप 23 साल से शैक्षणिक अनुभव है। वर्तमान में शासकीय माता कर्म कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्षा हैं और विश्व हिंदी से साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिनिधि हैं। आपका बहुत स्वागत है। मैं अब मैं संयोजिका डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव जी का स्वागत करती हूँ। आप रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। आप बहुत मनोभाव से सभी कार्यक्रमों में अपना योगदान देती हैं। आप बहुत अच्छी कवयित्री भी हैं बेटा। और 2022 में आपको काव्यरत्न सम्राट की उपाधि से नवाजा गया है। अभी आपका एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम देहरी है। बड़े ही सम्मान के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के संचालिका डॉक्टर रश्मि चौबे जी, जो कि गाजियाबाद से हैं और विश्व हिंदी सेवा साहित्य संस्थान प्रयागराज के बाल्य संसद के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। इनका भी हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। और आज के संगोष्ठी में उपस्थित सभी का, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, गुप्तेश्वर उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, सविता करकरे और शिक्षिका सुमा मैम और नागरत्ना मैम जी और सुरेखा और जयवीर, वैशाली मैम, नमस्ते मैम, रोशनी पांडे, मिलन, जिनको मैं देख पा रही हूँ अभी, सबका हार्दिक स्वागत है। और जो भी जुड़े हुए हैं जिनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अब आगे संचालन के लिए मैं रश्मि चौबे जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी महोदय हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आपका इस आभासी पटल धन्यवाद, में। धन्यवाद। उत्तम स्वागत भाषण के बाद हम चलते हैं प्रस्तावना हेतु आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर की ओर, जो कि संस्थान के सचिव हैं और कहीं ना कहीं सभी कार्यक्रम इनकी रूपरेखा इनके माध्यम से ही तैयार करके आगे बढ़ते हैं हम लोग इनके आशीर्वाद से, और ये हमें मौका देते हैं कि हम इस तरह के कार्य नित्य निरंतर करते रहें। ससम्मान स्वागत करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन है सर आपका इस आभासीय पटल पर प्रस्तावना है। धन्यवाद रश्मि मैडम। आज के इस आभासी पटल की अध्यक्षता कर रही संस्थान की सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर विजयलक्ष्मी रामटेके जी, उपस्थित डॉक्टर रितु वासणे जी, डॉक्टर मिलन बिश्नोई जी, डॉक्टर रोशनी वंदना करने वाली डॉक्टर कृष्णा महेश्वरी जी, और अभी बहुत ही सुमधुर स्वरों में स्वागत उद्बोधन देने वाली सुश्री जयकला ए जी, डॉक्टर स्वस्ति वर्मा जी, और इस कार्यक्रम की संचालिका जो एक लंबे अरसे से हिंदी साहित्य गोष्ठी का संचालन कर रही हैं, डॉक्टर रश्मि चौबे जी, और संस्थान की उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव शैली जी, संस्थान के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुमा टीआर मैडम, डॉक्टर नागरत्न राव जी एवं उपस्थित सभी श्रोताओं, सबका नाम जयकला मैडम एक बार ले चुकी हैं, तो मैं सबका स्वागत। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के आज संस्थान की यह 49वीं गोष्ठी है, जो लगातार 2021 से आदिकाल से लेकर के चल रही है, और हम लोग ये प्रगतिवाद का अगले माह जो होगा वो अंतिम गोष्ठी होगी। ये हम लोग आगे प्रयोगवाद की ओर आगे बढ़ेंगे। संस्थान की 4 गोष्ठियां हम लोगों की निर्धारित हैं राष्ट्रीय स्तर पे। एक बाल संसद जो प्रत्येक माह प्रथम रविवार को होती है, जिसमें 15 वर्ष तक के बच्चे प्रतिभाग करते हैं। दूसरा युवा संसद जो प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को संपन्न होती है, और 15 तारीख को सामाजिक विषयों को लेकर के। इसके अलावा हम लोग जो संस्थान की विभिन्न राज्य इकाइयाँ हैं, वे अपने अपने राज्यों के पर्यटन स्थल, पर्व, त्योहार, धार्मिक स्थल, वहाँ के लोकगीत, लोकनृत्य, उनको लेकर के सभी राज्यों के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित है, उनमें उनके कार्यक्रम होते रहते हैं। संस्थान की एक मासिक पत्रिका भी निकलती है, जो इस वर्ष सितंबर माह में अपने 25 वर्ष पूरे करेगी। तो विषय पे मैं ज़्यादा न बोलते हुए, क्योंकि हमारे 3 वक्ता हैं, रामटेके मैडम भी बोलेंगी और 2 वक्ता हमारे दिल्ली और कर्नाटक से उपस्थित हैं। दोनों का मैं स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि हमारे श्रोता इन वक्ताओं के माध्यम से ज्ञान अर्जन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने संस्था की कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, और आशा ही नहीं विश्वास है यहाँ उपस्थित सभी लोग उन कार्यक्रमों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आदरणीय। राहुल सांस्कृत्यायन जी के बारे में मुझे जो व्यक्तिगत रूप से एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि वो कितनी सारी भाषाएं जानते थे,
हिंदी, तमिल, कन्नड़, रूसी, फ्रांसीसी, जापानी दर्जन भाषाएं उन्हें आती थीं, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, परंतु वो लिखते हिंदी में ही थे। ये बात मेरे मन को छू गई, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले ये बात कह ही दूँ। जब मैं उनके बारे में पढ़ रही थी, तो ये अंतरात्मा तक मेरे मन को छू गई ये बात। तो चलते हैं आज आज वक्ताओं से सुनते हैं इनके बारे में। कुशाग्र बुद्धि, घुमक्कड़ प्रकृति के राहुल सांस्कृत्यायन जी के बारे में सुनेंगे। सर्वप्रथम वक्ता के रूप में विराजमान है हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर रितु वार्ष्णेय जी गुप्ता, जो कि करोड़ीमल महाविद्यालय से हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, और मैं कहीं न कहीं इनसे लगाव सा महसूस करती हूँ क्योंकि दिल्ली पास में ही है गाजियाबाद से। स्वागत करती हूँ आदरणीय महोदया आपका। उषा सुनहली तीर बरसती जयलक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात भी, जल में अंतर्निहित हुई। और इस आभासीय पटल पर रोशनी वक्ताओं से होती है। ससम्मान स्वागत है इस आभासीय पटल पर आपका। हार्दिक आभार मैम। आज आभासीय मंच से जोड़ने के लिए और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जहां पर आज मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं अपने कुछ विचार जो है राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन परिचय और उनके साहित्य पर रख सकूं, इसके लिए हार्दिक आभार। और आप सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम है। सबके नाम ले लिए गए हैं, इसलिए मैं दोबारा नाम नहीं ले रही हूँ, मैं अपनी बात शुरू करती हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है मैम। थोड़ा वो नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, अगर आप कहें तो मैं वीडियो ऑफ कर सकती हूँ। हाँ, अगर चला पाओ तो अच्छा है चल क्योंकि जाएगा हम तो बोर हाँ, नहीं जी, होते जी, हैं। जी। चेहरा दिखता रहता है, और अगर हाँ, नहीं नहीं। चला पाए मुश्किल है तो फिर कोई बात नहीं है। जी, जी। ओके। राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में शुरू करने से पहले सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में बात करते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ जिले के पंदोहा गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। राहुल सांकृत्यायन एक बहुभाषाविद थे। वे यात्राकार, इतिहासकार, तत्वान्वेषी और युग परिवर्तन साहित्यकार थे। वे हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद अपना नाम राहुल रख लिया था। इन्होंने कलकत्ता, काशी, दार्जिलिंग, तिब्बत, नेपाल, चीन, श्रीलंका, सोवियत संघ, न जाने कितने देशों का भ्रमण किया था और साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर वे रचनाएं करते थे। राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृतांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिए। यात्रा वर्णन लिखने वाले साहित्यकारों में राहुल सांकृत्यायन जी का नाम सबसे पहले आता है। देश विदेश के अनुभवों का जब हम वर्णन करते हैं तो उनकी शैली और अधिक रसात्मक हो जाती है। वास्तव में इस रसात्मकता का आधार इनका अनुभव है। वे इस विशिष्ट साहित्य सर्जकों में माने जाते हैं जिन्होंने जीवन और साहित्य को एक तरह से जिया है। उनके जीवन में कितने भी मोड़ आए पर उनकी तर्क बुद्धि के कारण ही आए। बचपन की परिस्थिति व अन्य सीमाओं को छोड़कर उन्होंने अपने जीवन में जितनी राहों का अनुकरण किया, वे सब उनके अंतर्मन की छटपटाहट के द्वारा तलाशी गई थी। जिस राह को राहुल जी ने अपनाया उसे निर्भय होकर उन्होंने अपनाया। ज्ञान और मन की भीतरी परतों के स्पंदन से प्रेरित होकर उन्होंने जीवन को एक विशाल परिधि दी और उनके व्यक्तित्व के ये आयाम हैं। उनकी रचनात्मक प्रतिभा का विस्तार भी राहुल जी के स्वयं के गतिशील जीवन का ही प्रमाण है। उनके नाम के साथ कुछ अनेक विशेषण जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ महापंडित, शब्द शास्त्री, त्रिपिटाचार्य, अन्वेषक, यायावर, कथाकार, निबंध लेखक, आलोचक, कोशकार, अथक यात्री आदि आदि न जाने कितने। जो यात्रा उन्होंने अपने जीवन में की वही यात्रा उनकी रचना धर्मिता की भी यात्रा थी। राहुल जी की कृतियों की सूची तो बहुत लंबी है। उनके साहित्य को कई वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कथा साहित्य, जीवनी, पर्यटन, इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, व्याकरण, कोश निर्माण, लोक साहित्य, पुरातत्व आदि। एक साहित्यकार के रूप में राहुल जी शोषित जनता के जीवन, भविष्य, न्याय और संघर्ष से प्रतिबद्ध थे। उनके कथा साहित्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी प्रगतिशीलता
सिर्फ जनवादी मुहावरों पर जनजीवन के आर्थिक यथार्थ तथा समस्याओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे अपने युग के जीवन और सभ्यता के एक संपूर्ण समीक्षक रचनाकार थे। वे भारत की शोषित पीड़ित जनता की आर्थिक मुक्ति की ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और जातीय मुक्ति भी चाहते थे। उनके संपूर्ण कथा साहित्य में समाज के हर वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। कथाकार राहुल की सहानुभूति उनके साहित्य में आए चरित्रों से लेकर कथा वस्तु तक शोषित, उत्पीड़ित, अपमानित आदि सभी से है। एक तरफ यहाँ तिरस्कृत, उपेक्षित व दलित लोगों की व्यथा की बात है, तो दूसरी तरफ राहुल का कथा साहित्य निर्धन, अछूत, पराश्रित तथा उपेक्षित नारियों की मुक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है। वे जितने समाजवादी हैं, वे उतने ही बौद्ध और नारी मुक्ति आंदोलन के समर्थक भी हैं। राहुल जी की बहुगिता के कारण ही उनका कथा साहित्य, विचार, कथानक, वर्णन प्रस्तुति, उनका शैली, शिल्प, इन सभी स्तरों पर ज्ञान की विविध शाखाओं से अंतर संदर्भित होते चलता है। एक धर्म प्रचारक जिसमें उत्तरीय के सिवा धार्मिक परंपरा का कोई आडंबर नहीं, ऐसा विद्वान जिसने सारी विधाओं में डूबकर केवल नास्तिकता को ग्रहण किया हो, एक साधु जिसे राह चलते अनावश्यक अवसरों पर भी ईश्वर पर व्यंग, शास्त्रों की भर्त्सना और प्रचार में आनंद आता हो, साहित्य में रहते हुए भी जिसे राजनीति का मोह हो, राजनीति की ओर अग्रसर होते हुए जिसे कुछ घृणा, झिझक लगे, युग विधायक अनुसंधान हो, ये ऐसा श्रम जो किया है, मालूम होता है जैसे इतिहास को मुर्दों का क्षेत्र कहकर जो जिंदों के बीच में जीने की लालसा के दौड़े और जिंदों के जीवन में मर्म का व्याघात लेकर मुर्दों के देश तक लौटाए प्रकांड विद्वान, बहुत बड़े स्वतंत्र विचारक, सांस्कृतिक क्रांति के उग्र नेता, क्रांतिदर्शी और विक्रांत परिश्रमी, लेकिन अपनी पूरी शक्ति के उपयोग के योग्य निश्चित क्षेत्र में अभाव के अमूल्य विचारों का बहुत बड़ा बोझ होता सा संसार जिसे असाधारण एवं अज्ञेय रहस्य मानकर विस्मय करे, उस असाधारण अति साधारण मानकर उसकी खिल्ली उड़ाता, देवताओं के सामने, मनुष्य और स्वर्ग के सामने देवताओं और पृथ्वी को पूजने वाला, जो पाने के तर्क के तीखे बाणों से परंपरा, रूढ़ी, प्राचीन संस्कारों पर कुटिल व्यंग कसने का हो, धुन का पक्का और लगन का कड़ा, सांप के फन को जानबूझकर पैर रखने वाला, ऐसी न जाने कितनी विचित्रताओं का आकार है वो मनुष्य जिसे हम राहुल सांकृत्यायन के नाम से जानते हैं। राहुल जी की विशेषता थी कि वे अपने रचना संसार का आधार उन्हीं विषयों को बनाए जो उन्हें जनता के ज्यादा निकट, वैज्ञानिक और प्रगतिशील लेके चले। सबसे बढ़कर उनकी जो विशेषता थी वो ये थी कि उन्होंने प्रत्येक सिद्धांत को जन सामान्य की दृष्टि से निकष पर तौला। उनके बारे में किसी ने ठीक ही कहा है कि राहुल जी किसी भी मत के लिए स्वीकार नहीं किया। वे प्रत्येक मत की उपयोगिता को जीवन की कसौटी पर रखते थे। जो जीवन की, धर्म की समस्याओं को हल करने में असमर्थ लगता, उसे वे छोड़ देते। वे मत परिवर्तन के पक्ष में थे, अंधाधुन अनुकरण को वो हे समझते थे। राहुल सांकृत्यायन का जीवन दर्शन बहुरंगी विचारधाराओं का सम्मिश्रण रहा है। उन्होंने कभी किसी एक विचारधारा के तंग दायरे में खुद को संकुचित नहीं होने दिया, बल्कि वैसे ही लगा ये विचारधारा उनके जीवन धारा को रोकने लगी है, उसे पुरातन बना रही है, उसी क्षण उस विचारधारा को उन्होंने त्याग दिया तथा उसके स्थान पर एक नई उन्नत विचारधारा को उन्होंने अपनाया। बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उन्होंने यही रवैया अपने साथ रखा। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा का आरंभ सनातन धर्म तथा वैष्णव सिद्धांत से किया तथा आर्य समाज, बौद्ध दर्शन से होते हुए वे मार्क्सवाद तक प्रवेश करते हैं। भाषा के सवाल पर उनका कम्युनिस्ट पार्टी से मतांतर हुआ और वे इस पार्टी से अलग हुए। जाहिर है कि ऐसे रचनाकार का रचना कर्म विविध, बहुरंगी और बहुआयामी अवश्य रहा होगा। अतः ये कहना है कि राहुल ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को न केवल समृद्ध किया, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान किया, जिसके कारण लोगों का रुझान उनकी तरफ बढ़ता है, आकर्षित करता है। राहुल ने अपने उपन्यासों, कहानियों, यात्रा वृतांतों,
जीवनियों द्वारा अपनी विचारात्मक यात्रा को साकार किया। राहुल का पूरा रचना संसार बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ एवं विशाल है। राहुल के जीवन दर्शन का मुख्य उद्देश्य भागो नहीं, दुनिया को बदलो। दुनिया को बदलना ही उनके दार्शनिक चिंतन का मुख्य ध्येय है। इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स का यह लोकप्रिय कथन राहुल के दर्शन में साफ मिलता है। दार्शनिकों ने दुनिया की व्याख्या की है, परंतु सवाल इसे बदलने का है। राहुल की विचारात्मक यात्रा भी दुनिया को बदलने में विश्वास करती है। राहुल समाज के संघर्ष को अपने रचना कर्म में अभिव्यक्त करते हैं और आधुनिक भारत में भारतीय साहित्य पर सबसे ज्यादा असर दो विचारधाराओं का रहा। एक है गांधीवादी विचारधारा और दूसरी है समाजवादी विचारधारा। इन दोनों ने समाज को बहुत ही प्रभावित किया। राहुल के साहित्य पर इन दोनों विचारधाराओं का व्यापक असर पड़ा। गांधीवादी आंदोलन में उन्होंने शंका प्रकट की और चौरी चौरा कांड में फांसी पाए वीरों के समर्थन में भाषण देने के कारण उन्हें जेल तक जाना पड़ा। राहुल ने अपने उपन्यास जीने के लिए उपरोक्त बातों का उल्लेख करने के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के त्याग, संयम और संघर्ष को बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया है। वे एक कथाकार ही नहीं, आजादी के सक्रिय कार्यकर्ता और जन शिक्षक भी थे और आने वाले समय को साफ साफ देख सकते थे। उन्हें मालूम था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरह प्रतीत हो रहा है। इसलिए उन्होंने वोट की राजनीति के खिलाफ जन चेतना को विकसित करने के लिए नहीं, भागो नहीं दुनिया को बदलो में साफ साफ ये कहा कि जनता को वोट देने के अधिकार दे देने से काम नहीं चलेगा, उसे अपनी भलाई और बुराई मालूम होनी चाहिए। उनकी विशेषता है उन्होंने अपने लेखन में मार्क्सवादी विचारधारा और दर्शन को आधार बनाया। उन्होंने बौद्ध दर्शन के बाद मार्क्सवाद को अपनाया और मार्क्सवाद को उन्होंने मात्र फैशन के तौर पर नहीं अपनाया, बल्कि वे इसे सामाजिक बदलाव का हथियार मानते थे। इस बात को स्वीकार करते हुए स्वयं कहते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अपने को प्रचलित तर्कशास्त्र की कोटि में रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह दिमागी कसरत को नहीं बल्कि प्रयोग को परम प्रमाण मानता है। यही उनके सत्य की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। ऐतिहासिक उपन्यास लेखन का उनका उद्देश्य ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से घटी घटनाओं के साथ वर्तमान का तादात्म्य स्थापित करना है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब भारतीय इतिहास के भिन्न भिन्न कालों की सामाजिक स्थिति और संस्कृति को अलग अलग विषय रूप से अध्ययन करने वाले सामाजिक स्थिति के सूक्ष्म ब्यूरो की अपनी ऐतिहासिक कल्पना द्वारा उद्भावना करके लेखक तैयार नहीं हो, तब तक ऐतिहासिक उपन्यासों में हाथ लगाना उचित नहीं होता। ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव देखकर ही शायद आचार्य शुक्ल ने यह लिखा था। साथ ही सावधान भी किया था कि इस क्षेत्र में लेखन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन राहुल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और ऐतिहासिक तथ्यों को उठाते हुए अपनी सूझबूझ वाला व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उन्होंने प्रभावशाली उपन्यास लिखे, जैसे जयोधय, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री आदि। इनमें चित्रांकन तो लेखक के हैं, परंतु विषय वस्तु इतिहास से लिए गए हैं। राहुल के दृष्टिकोण में इन उपन्यासों में तत्कालीन प्रचलित प्रगतिशील विचारों को स्थापित करने का प्रयास मिलता है। सिंह सेनापति उपन्यास की कथा लिच्छवी कुमार सिंह की वीरता के वर्णन से संबंधित है। लिच्छवी कुमार सिंह माधवों तथा पार्श्वों के खिलाफ युद्ध संचालन करते हैं और विजयी होते हैं। वे लिच्छवी गणराज्य की तन मन से सेवा करते हैं। ये कथा प्रसंग आगे लंबा है, हम आगे बात करते हैं। राहुल जी के प्रेम पर रचना कर्म एक महत्वपूर्ण विषय है। राहुल जी के लिए मानव प्रेम एक उच्चादर्श है, एक विशिष्ट चिंतन है और जीवन का एक सात्विक धर्म भी है। प्रेम की परिभाषा देते हुए कहते हैं, विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। यह आचार्य शुक्ल का कथन है। प्रेम का यही सात्विक रूप ही आदर्श रूप प्रदान करता है और राहुल प्रेम को जीवन का स्वाभाविक रूप मानते हैं। राहुल के रचना संसार में प्रेम का दार्शनिक रूप सामने आता है। वे प्रेम को मनुष्यता, कर्तव्य और आदर्श से काट कर नहीं देखते।
राहुल के विचार में प्रेम का महत्व कर्तव्य करने में है। राहुल जी ने अपने उपन्यास जीने के लिए में नायक देवराज और नायिका जेनी ब्राउन के बीच पनपते प्यार को दिखाया, जबकि ये दोनों प्रेमी युगल अलग अलग देश में रहते हुए भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। देवराज भारत में रहता है और जेनी इंग्लैंड में। दोनों पति पत्नी हैं। देवराज भारत की आजादी के लिए संघर्ष करता है और जेनी अंतर्राष्ट्रीय सेना की मदद करती है। राहुल के इन दोनों पात्रों की कहानी बड़ी विचित्र है। इतना तो तय है कि ये एक सच्चे प्रेमी थे। राहुल यही नहीं रुकते, बल्कि प्रेम के सच्चे स्वरूप का निर्धारण करते हुए वो दूसरे उपन्यास जय योद्धा में लिखते हैं, प्रेम मनुष्य की स्वार्थपरता को समाप्त करता है। ये संकीर्ण अपनत्व की सीमा को तोड़कर बाहर निकलने की शक्ति देता है। जाति प्रेम, विश्व प्रेम, इसे उत्कृष्ट प्रेम के रूप दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में पहुंचकर मानव सारे संसार की रक्षा चाहता है। वह समस्त भेदभाव को भूल जाता है। राहुल जी निरंतर अधिक से अधिक क्रांतिकारी विचारधाराओं के प्रभाव में आए। यही कारण है कि उनके वैचारिक आधार अंतर्विरोध जितने ऊपरी हैं उतने आंतरिक और मौलिक। राहुल जी की जिंदगी बौद्ध धर्म के अनुयायी बनकर वे रहे। राहुल जी ने अपनी रचनाओं में जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, अनमेल विवाह आदि का विरोध करते हुए एक समाज सुधारक के रूप में अपना व्यक्तित्व निखारा। राहुल को जातिवाद सामाजिक विकास के पथ पर सबसे बड़ा रोड़ा लगता है। उनके अनुसार जातिवाद को भारतीय समाज से हटा देना चाहिए। वे जातिवाद को समाज का कलंक मानते थे। इतना ही नहीं, वे आधुनिक समाज के लिए वर्ण व्यवस्था का नामो निशान मिटा देना चाहते थे। उनके अनुसार हिंदू समाज में जातिगत वैमनस्यता के कारण आपस में सामाजिक सौहार्द का ताना बाना कमजोर होता है। ऐसी स्थिति को वे सामाजिक, राजनीतिक और जन आंदोलन रूपी चेतना के लिए खतरनाक मानते थे और राहुल ने इसीलिए लिखा कि भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए यहां से जाति पाति का भेदभाव मिटाना आवश्यक है। जब तक जाति पाति की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, भारत के विकास के लिए किए गए सभी प्रयत्न अपूर्ण होंगे। हमारे देश में बाल विवाह और अनमेल विवाह काफी होते थे। राहुल जी ने इन सभी का पुरजोर विरोध किया। स्वयं राहुल जी भी तो बाल विवाह के शिकार हुए थे। विधवाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई, क्योंकि वे आधुनिक समाज के निर्माण के लिए इन सारी व्यवस्थाओं का पालन चाहते थे। उनके अनुसार विवाह के मामले में स्त्री पुरुष दोनों की सहमति परम आवश्यक है। राहुल ने तंत्र मंत्र, भूत पिशाच, टोना टोटका आदि को अपने साहित्य में जमकर लताड़ा है। राहुल ने सदा ही रूढ़ियों और अवैज्ञानिक बातों के खिलाफ अपनी आवाज को सर्वथा बुलंद किया है। वे सदा यही सोचते थे कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी लोग अवैज्ञानिक या अनैतिकता के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के लिए राहुल का साहित्य काफी मददगार साबित हो सकता है। राहुल जी समाजवाद में आस्था रखते थे। उन्हें शोषकों, दलितों से पूरी सहानुभूति थी। वे शोषकों द्वारा मजदूरों के शोषण के खिलाफ थे। वे इस बात को भली भांति जानते थे कि शोषक वर्ग मजदूरों की मेहनत का फल हजम कर जाते हैं, इसीलिए वो शोषकों को जोक कहा करते थे। उनका विचार था कि शोषण की समाप्ति पूंजीवाद, सामंतवाद के अंत तक के साथ ही संभव है। इसलिए राहुल मानवीय स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व तथा जनवाद के लिए सतत संघर्षशील थे। राहुल ने सामाजिक बदलाव के परिप्रेक्ष्य में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका को सबसे पहले महसूस किया और जीवन की उसकी आशाओं, आकांक्षाओं, संघर्षों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। राहुल जी ने प्रगतिशील रचनाओं में अपनी एक अलग पहचान, अपने नैतिक मूल्यों और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह किया। उन्होंने हमेशा भारतीय समाज की जातीय संरचना, वर्ण व्यवस्था और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने परंपराओं का वैज्ञानिक मूल्यांकन भी किया है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में इतिहास प्रमुख विषय है। उनके इतिहास ग्रंथों, ऐतिहासिक उपन्यासों एवं कहानियों में सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया स्पष्टतः सामने आती है।
वे कहते हैं इतिहास एक तरफ विज्ञान है, अर्थात हृदय को नहीं मस्तिष्क को तृप्त करना ही उसका काम है। उन्होंने अपने ऐतिहासिक रचनाओं के माध्यम से समाज में होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश के महान कवियों के साहित्य और उनकी सामाजिक भूमिका को उद्घाटित करने वाले हिंदी के प्रथम साहित्य इतिहासकार थे। हिंदी काव्यधारा के प्रथम प्रारंभ में उनकी टिप्पणी इस प्रकार हमें अवगत करती है, जैसे कहते हैं वे, हमारे मध्यकालीन कवियों ने अपना नाता सिर्फ संस्कृत के कवियों से जोड़े रखा, जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास विकास की यह महत्वपूर्ण कड़ी काव्य परंपरा से टूटकर अलग जान पड़ती है। राहुल के रचना संसार को सैद्धांतिक आदान प्रदान करने का काम पुरातत्व संबंधी उनकी खोजों से प्राप्त होता है। नई बातों को समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए वे हमेशा उत्साहित रहा करते थे। राहुल जी का सबसे बड़ा गुण था स्वावलंबन और आत्मविश्वास। कैसी भी विषम परिस्थितियां हों, वे निरंतर संघर्ष करते रहते। सबसे बड़ी बात यह थी कि धन के लिए या सम्मान के लिए उन्होंने छोटे छोटे समझौते कभी नहीं किए। उनके लिए संभव था कि बड़े से बड़े भारतीय और विदेशी महापुरुषों के संपर्क से वे लाभ उठाते और कोई या पद या पदवी प्राप्त करते थे। उन्होंने जीवन में ऐसा स्थिर, गतिहीन, सुविधावादी जीवन पसंद कभी भी नहीं किया। राहुल सांकृत्यायन का भाषाओं के प्रति लगाव जगजाहिर था। 36 भाषाओं के जानकार राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, निबंध, कहानी, यात्रा, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, नाटक सहित साहित्य की लगभग सभी विधाओं में हाथ आजमाए और सफल रहे। हालांकि उनका अधिकांश साहित्य हिंदी में है, लेकिन वे अपनी मातृभाषा भोजपुरी से भी उतनी ही आत्मीयता रखते थे। तभी तो 3 वर्षों के अंतराल में उन्होंने भोजपुरी के 8 कालजयी नाटकों का सृजन किया। भोजपुरी की एक किताब लिखी जहां उन्होंने कहा कि भोजपुरी एक अपभ्रंश भाषा है, लेकिन इसका शब्द भंडार काफी विशाल है, जो इस भाषा की ताकत है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, वेद पुराण, दर्शन, इतिहास आदि कई विषयों के विद्वान राहुल जी बौद्ध धर्म के संपर्क में आने पर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सिंहली, तिब्बती, चीनी, जापानी और कई अन्य भाषाओं को आत्मसात किया। घुमक्कड़ी स्वभाव वाले राहुल सांकृत्यायन विश्व के जिस कोने में भी कहे, वहां की भाषा में महारत हासिल की। अंग्रेजी राज में अंग्रेजी में उनका दबदबा रहा। सोवियत संघ गए तो उसी में उन्होंने अपनी विद्वत्ता हासिल की। चीन तिब्बत गए तो चीनी और तिब्बती भाषा पर अपने अधिकार स्थापित किए। राहुल सांकृत्यायन स्वयं लेखक थे। उन्होंने विभिन्न पत्रों, पत्रिकाओं आदि में लेख लिखे और कुछ का संपादन भी किया। अतः उन्होंने पत्रकार एवं साहित्यकारों की सामान्य समस्याओं की ओर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रगतिशील लेखन के विकास के लिए राहुल जी लेखक संगठन के पक्षपाती थे। उनके अनुसार एक साहित्य संगठन की स्थापना की जानी चाहिए, जिसका कार्य प्रकाशकों की महत्वता को संतुलित रखना होगा। राहुल सांकृत्यायन की उपयुक्त विवेच्य साहित्य संबंधी विचारधारा से स्पष्ट होता है कि उनकी ये विचारधारा प्रगतिशीलता की पक्षधर है और उन्हें अपने समय की साहित्यिक समस्याओं एवं तदयुगीन लेखन से गहरा सरोकार है। राहुल सांकृत्यायन ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्येता एवं चिंतक थे, अतः उनके इस पक्ष का प्रभाव भी उनके साहित्य संबंधी विचारों पर दृष्टिगत होता है और वे एक निष्पक्ष समालोचक एवं प्रगतिशील विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही उत्तम उद्बोधन। इतनी अच्छी जानकारियों के साथ लगभग आपने सभी कुछ समेटने का प्रयास किया और बहुत सुंदर उद्बोधन आदरणीय महोदया, बहुत बहुत आभार आपका। ऐसे लोग हमारे इस आभासीय पटल पर आते हैं तो हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी होती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से विस्तृत जानकारी जिस भी कवि या लेखक के बारे में चल रही हो पूरी दे सकें। आपका बहुत ही अत्यंत उत्तम उद्बोधन, आपने सभी उनकी व्यक्तित्व कृतित्व को समेटा
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सभी विशेषताओं को बताया कि वो किस तरह से प्रेम को मनुष्य की स्वार्थपरता को समाप्त करके देखते थे और प्रगतिशील लेखक के विकास के लिए वो एक संघ बनाना चाहते थे और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में एक ही रूप, एक रंग में नहीं रखे बल्कि अलग-अलग समय में अलग-अलग उन्होंने चले। जातिवाद के वो विरोधी थे, इसीलिए आर्य समाज ये हो गए थे, क्योंकि आर्य समाज में वो सब चलता नहीं है। साथ ही साथ आपने सभी उनकी रचनाओं को समेटा, व्यक्तित्व, कृतित्व को बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया। अब हम चलते हैं अपने अगले वक्ता की ओर। इतनी अच्छी प्रस्तुति थी कि मुझे सुनने में अच्छा लग रहा था कि सुनती रहूं। अब अगले वक्ता के ऊपर और चलते हैं। मैं आज की नारी हूँ, इतिहास रचने वाली हूँ, पढ़ जिसे गर्व महसूस करे, ऐसा इतिहास बनाने वाली हूँ। और अगली वक्ता है हमारी, ऐसी ही कुछ हम सोचते हैं उनकी सुंदर-सुंदर से उद्बोधन सुनने को मिलेंगे। आदरणीय डॉक्टर मिलन बिश्नोई जी, कलबुर्गी, कर्नाटक से ससम्मान स्वागत है इस आभासीय पटल पर आदरणीय महोदय आपका। शायद वो मेरे ख्याल से है। साथ ही साथ हम नमस्कार मैम। सबका नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। साथ ही साथ एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ, सबका नाम एक बार ले दूं जो वक्ता श्रोता जुड़े हुए हैं। आदरणीय रोशनी पांडे जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर अर्जुन हैं, वैशाली शालिनी जी हैं, और मिलन वैष्णोई जी हैं, सोनू कुमार जी हैं हमारे साथ, और डॉक्टर अर्जुन जी हैं, और रतिराम जी हैं। सभी लोग, जयवीर सिंह जी हैं हमारे साथ। सभी लोग हमारे साथ हैं। डॉक्टर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं। अगर किसी का नाम रह गया हो तो क्षमा चाहती हूँ। और अभी जुड़ी हैं उपमा आर्या जी। उनका, इन सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हो, उसके लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि वक्ताओं की कीमत तभी तक है जब तक श्रोता है। तो अब चलते हैं अगले वक्ता की ओर। आदरणीय डॉक्टर मिलन बिश्नोई जी, आपका स्वागत है इस आभासीय पटल पर उद्बोधन है। नमस्कार मैम। मैं प्रयागराज और कुंभ की धरा से जो ये आयोजित हो रहा है हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की ओर से, कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव जी, और संचालन आप कर ही रही है डॉक्टर रश्मि चौबे जी। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपने जोड़ने का काम किया है। और आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिवादी युग और राहुल सांकृत्यायन। अगर हम इस 21वीं सदी में ही प्रगतिवाद युग पर वापस हम पुनर्विचार करने जा रहे हैं और इसकी अति आवश्यकता भी महसूस कर रहे हैं। जो ये युग था प्रगतिवाद, 1936 से 1950 तक हम मानते हैं, और ये हिंदी साहित्य का एक ऐसा दौर था जिसमें समाज की वास्तविक समस्याएं और आर्थिक असमानता, शोषण, संघर्ष को केंद्र में रखा गया था। और इसी के साथ राहुल सांकृत्यायन जी जैसे यायावर को याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। राहुल सांकृत्यायन जी इस आंदोलन के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे, जिन्होंने साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र और दर्शन के माध्यम से प्रगतिशील विचारधारा को आगे बढ़ाया, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था। और अब आज के समय में हम राहुल सांकृत्यायन जी को क्यों पढ़ रहे, ये बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रमों में रखना क्यों आवश्यक है, और हमारे विद्यार्थी इनसे क्या सीखेंगे, कौन सी स्किल इनसे सीखेंगे। तो ये आज के विश्वविद्यालयों में पढ़ाना बहुत अति आवश्यक हो गया है। और आपने ये जो प्रोग्राम किया वाकई बहुत ही दिलचस्प है। अगर इसमें विद्यार्थी जुड़े हैं और राहुल सांकृत्यायन जी जैसे साहित्यकार को सुने और उनको समझे, तो ये एक जीवन कम पड़ जाता है। मैं भी राहुल सांकृत्यायन जी के साहित्य को पूरा पढ़ नहीं पाई हूँ, और दो दिन पहले ही मुझे मैडम ने बताया था, तो कुछ त्रुटियां रह जाती है। लेकिन एक विद्यार्थी के नाते, एक शोधार्थी के नाते, मैं अगर राहुल सांकृत्यायन जी को देखूं तो वाकई में वो एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, बहुत ही अच्छे राइटर तो बाद में बने हैं। एक घुमक्कड़ थे, और घुमक्कड़ी ही उनकी कलम बनी है। अगर वो, शायद मैं समझती हूँ कि यात्रा नहीं करते तो इतने अच्छे साहित्यकार नहीं बनते। और उनकी यात्रा वृत्तांत से हम सीखते हैं कि जीवन की गतिशीलता बनाए रखना है, तो हमें घुमक्कड़ी
अपने जीवन की आदतों में रखना होगा। यदि राहुल सांकृत्यायन जी को हम देखें, उनकी प्रगतिवादी दृष्टिकोण को देखें, तो मूल रूप से समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे और उनके साहित्य में, जैसे कि पहले बताया गया, कि वर्ग संघर्ष, सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक सोच और तार्किकता को बढ़ावा देता है। और ये केवल सैद्धांतिक नहीं थे, उनका लेखन केवल सैद्धांतिक नहीं था, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेते थे। अब यदि देखें कि विद्यार्थी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, तो हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल जो है, जब आज 21वीं सदी और हम प्रगतिवाद दोनों को देखते हैं, तो इनको जोड़ेंगे और ये संगम करवाने वाले राहुल सांकृत्यायन जी है और उनका साहित्य है। उनके साहित्य में देखें तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। उसके साथ ही विद्यार्थी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेगा, किस तरह से जो समस्याएं आती है, जीवन की यात्राएं हो चाहे पर्यटन के क्षेत्र की यात्राएं हो, उसमें किस तरीके से चैलेंज को वो लेता है और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है, व्यक्तित्व विकास किस तरीके से करता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन जी जो यात्रा कर रहे हैं और उसके साथ साथ समय का मैनेजमेंट कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रोल अदा करती है। एक जीवन, उनका अगर जीवन देखें तो बहुत अधिक लंबा भी नहीं था और उस कम समय में भी वो कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं। और उन्होंने अपार साहित्य लिखा है, यात्रा वृत्तांत लिखे है, उपन्यास लिखी है, कहानी लिखी है, कथाएं, कविताएं, बहुत सारा, मतलब उनका जो भंडार था साहित्य का, हम पूरा एक पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, उतना उन्होंने लिखा है। तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत ही एक रोल अदा करता है, उनके जीवन से हम सीखते हैं। और यूथ के लिए वो बहुत ही जो नई नई स्किल्स है वो हम यदि बेहतरीन ढंग से राहुल सांकृत्यायन जी को पढ़े, विद्यार्थियों को पढ़ाए, तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और उनके जो साहित्य की बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, उन्हें पढ़ने के कई कारण हैं। यात्रा साहित्य उनका एक अनमोल खजाना था। वे भारत के सबसे बड़े घुमंकड़ माने जाते हैं, लेखकों में से एक है। और उनकी यदि मेरी यात्राएं देखें, तिब्बत में 1.25 साल, अथा तो घुमर जिज्ञासा जैसी कृतियां विश्व भ्रमण की झलक देती हैं और इतिहास और बौद्ध दर्शन की गहरी समझ पैदा करती है और कैसे वो उनको जोड़ करके आगे बढ़ते हैं। यदि देखा जाए तो उन्होंने बौद्ध दर्शन और भारतीय प्राचीन इतिहास पर महत्वपूर्ण कार्य किया है और एक स्कॉलर के रूप में विशेष रूप से उन्होंने वोल्गा से गंगा, जो ऐतिहासिक कथाओं का उनका संग्रह है। उसके बाद हम उनमें देखते हैं घुमाकड़ी और स्वतंत्र विचारधारा। अपने विचारों को कैसे स्वतंत्र होकर के वो देते हैं। वे घुमाकड़ी को जीवन का सर्वोत्तम, या मैं कहूंगी कि उनकी गुड एक्सरसाइज थी। आज हम मेडिटेशन करते हैं, आज हम मेंटल पीस के लिए हम तीर्थ यात्रा करते हैं या यात्राएं करते हैं। उन्होंने वो हम यूथ को देकर गए हैं, अपनी सेकंड जनरेशन को वो देके गए हैं। तो उनका मानना था कि केवल ज्ञान किताबों से नहीं मिलता है, वो घूम करके, जब दुनिया घूमेंगे देखेंगे नहीं तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। और वो कैसे कि वहां की संस्कृति आप घूम करके देख सकते हैं। एक ऐसी वाले रूम में बैठ करके कल्पना करके कुछ रचनाएं लिख देते हो तो वहां संभव नहीं है। उन्होंने दुनिया को देखा है। और आज जो 21वीं सदी में एक पूरा वर्ल्ड मिनी विलेज बन गया है और वो कैसे खच्चर पर साहित्य लाद करके लाते हैं और हमारे साहित्य को समृद्ध करते हैं, वो बहुत ही उससे हमें सीखने की जरूरत है। और विज्ञान और तर्कशीलता का प्रचार हम देखते हैं। वे अंधविश्वासों के खिलाफ थे और लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के भी सहचर रहे हैं। हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार उन्होंने किया है। उनकी रचनाएं यदि देखेंगे तो तर्क, तथ्य और सुधार पर आधारित है। और इसके बाद यदि हम देखेंगे तो सामाजिक चेतना और प्रगतिशील विचार उनके साहित्य में देखने को मिलते हैं। वे समाजवाद और साम्यवाद से प्रभावित थे, शोषण के खिलाफ खूब लिखते थे और उनकी किताबें ही हमें सामाजिक बदलाव की प्रेरणा देती है। यदि मैं राहुल जी को कम शब्दों में बताना चाहूं तो वो केवल साहित्यकार नहीं थे, बल्कि एक विचारक थे, क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी थे। और उनकी किताबें पढ़ने से केवल हमारी भाषा की समझ
और साहित्य विकसित नहीं होगा, बल्कि इतिहास, समाज और दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा। आज मैं यहाँ एक एसी के कमरे में या यहाँ बैठ के कह सकती हूँ कि कुंभ की भीड़ खतरनाक है, नहीं, उस यात्राओं को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि आप अपनी सफल यात्रा कैसे कर सकते हो, आप लोगों के साथ कैसे जुड़ सकते हो, आप केवल प्रशासन पर निर्भर नहीं रह सकते, आप कैसे वहां की व्यवस्था का साथ देते हो, सहयोग देते हो, ये बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर लिखना बहुत आसान हो जाता है और वायरल करनी पोस्ट बहुत आसान हो जाती है, जबकि वास्तव में जीवन जीना उन दुर्गम पहाड़ों में हिमालय को वो किस तरीके से यात्रा करते हैं और हिमालय को कैसे बताते हैं, वहां की प्रकृति का जो वर्णन यहाँ दूर बैठ के नहीं कर सकते। राहुल सांकृत्यायन जी का जो अगर घुमकड़ी इतिहास और सामाजिक परिवर्तन देखे तो वो बहुत दिलचस्प वाला है। राहुल सांकृत्यायन को पढ़ना मुझे लगता है एक खजाने को पाना वैसा ही है। अब मैं राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृत्तांतों में सामाजिक चेतना और प्रगतिशील विचारों पर कुछ विचार रखने की हिम्मत करूं तो मुझे लगता है कि वो केवल घुमक्कड़ और यायावर नहीं थे, बल्कि वे समाज के प्रति गहरी संवेदना, प्रगतिशील दृष्टिकोण रखने वाले विचारक है। और उनके यात्रा वृत्तांतों में केवल रोमांच और भूगोल का वर्णन नहीं है, वह संघर्ष है, वहाँ धर्म है, वहाँ संस्कृति है, वहाँ गांव है, वहाँ प्रकृति है, वहाँ पर्यावरण है, वहाँ नदी है, वहाँ तालाब है, वहाँ पहाड़ है। और उन पहाड़ों जैसी समस्याओं को पार करना हमें वो स्किल सिखाती है, वो साहित्यकार जो रचनाएं हमारे पीछे छोड़ के गए हैं। और सामाजिक जो चेतना का स्वर है, वहाँ बुनियादी समस्याओं को उन्होंने उठाया है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की आज हम बात कर रहे हैं और हमारा देश आजाद हो रहा था, नई उम्मीदें और लगभग आजाद हो ही चुका था, उसके बाद की भी उनकी रचनाएं देखे और जनता में एक नई उम्मीद थी। और वो कैसे सवाल उठाते हैं, वो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क संगत के प्रति अपनी वकालत करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको पर्यटक भावना को प्रेरित करते हैं। उसके साथ ही समाज की जो व्यापक विसंगतियां हैं उनको हमें देख के समझ के उसके बाद लिखने की जरूरत महसूस करवाते हैं। एक जगह बैठ के लिखना वहां की समस्या और एक जगह घूम के आने के बाद लिखना, उसमें बहुत अंतर है। तिब्बत में 1.25 साल उन्होंने समाज की आर्थिक असमानता और बौद्ध धर्म और सामंती व्यवस्था की आलोचना वहां की है। वहां जनजीवन को अभिजात वर्ग के बीच की जो खाई को उन्होंने उजागर किया। रूस में 25 मास उन्होंने वहां सोवियत संघ के समाजवादी प्रयोगों का वर्णन तो किया ही है और बताया है कि वहां कैसे वर्गहीन समाज की स्थापना का प्रयास किया गया है और उसके अनुसार भारतीय समाज व्यवस्था के लिए भी एक आदर्श सिद्ध करते हैं। प्रगतिशील विचारों के झलक उनके साहित्य में मिलती हैं। उनका झुकाव पहले ही जैसे बताया था कि वो साम्यवाद और समाजवाद की तरफ है। वे पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था के कट्टर आलोचक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। उनकी यात्रा वृत्तांत हमेशा प्रगतिशील विचारों की है और वो 21वीं सदी में हमारे बेहतरीन ढंग से साथ देगी। सामाजिक समानता के वो प्रहरी रहे हैं। रूसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे और वो मानते थे कि समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता होनी चाहिए। वहीं धर्म में अंधविश्वास का भी विरोध करते हैं, लेकिन भारतीय धर्म की वो आलोचना जहां जरूरत है वहीं करते हैं और वहीं भारतीय संस्कृति को वो बेहतरीन ढंग से बताते हैं अपने साहित्य में। उन्होंने तिब्बत में लामाओं की सत्ता सामंती शोषण का माध्यम बताया है और बौद्ध धर्म की जो व्याप्त रूढ़ियों को भी बताया है। शिक्षा और विज्ञान का उन्होंने सदैव समर्थन किया है। उन्होंने यूरोप और रूस की शिक्षा प्रणाली की तुलना भारतीय व्यवस्था से भी की है और वैज्ञानिक सोच अपनाने पर जोर दिया है। महिला सशक्तिकरण, उनकी यात्रा वृत्तांतों में हमें महिलाओं की स्थिति, वहां के रहन सहन, वहां का खान पान और वहां महिलाएं किस तरीके से काम कर रही है, उनका किस तरीके से रिलेशन है, उन सबको बताया गया है। और वे मानते हैं कि महिलाओं को भी शिक्षा में समान अधिकार देना चाहिए। और यदि देखें तो उनकी घुमाकड़ी ही एक क्रांतिकारी विचारधारा रही है। राहुल सांकृत्यायन की अगर हम अथातो घुमाकड़ जिज्ञासा
में घुमक्कड़ी जीवन का उनका सबसे बड़ा जो मूल्य बताया है, उनका मानना था कि घुमक्कड़ी से व्यक्ति केवल बाहर की दुनिया ही नहीं बल्कि समाज और अपने भीतर की दुनिया को समझ सकता है और वे इसके माध्यम से समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत केवल यात्राओं का वर्णन नहीं है बल्कि समाज को बदलने का सपना है। वे भौगोलिक सीमाओं के पार नहीं गए थे, पार जाने के बावजूद भी उन्होंने सामाजिक बदलाव के अग्रदूत हमारे रहे हैं। भारतीय समाज में सामाजिक बदलाव के अग्रदूत माने जाते हैं और यात्रा वृत्तांतों में व्यक्ति, समाज, राजनीति, संस्कृति, पर्यावरण, प्रकृति के प्रति जागरूकता उन्होंने दिखाई है और वो आज भी प्रासंगिक है। इसलिए यदि हम देखेंगे कि भागो नहीं दुनिया बदलो, ये उनकी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें पढ़ना चाहिए। किस तरीके से क्रांति की विचारधारा से उन्होंने सरल भाषा में प्रस्तुत किया है और उन्होंने तर्क भी दिया है कि समाज को बदलने के लिए लोगों को संगठित होकर के कार्य करना पड़ेगा, जबकि केवल परिस्थितियों से भागना नहीं होगा। वोल्गा से गंगा तक भारतीय समाज की यात्रा कराती हैं, वहां वर्ग संघर्ष को बताते हैं, पूंजीवाद और समाजवाद की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण किया है। इसके साथ ही राहुल सांकृत्यायन वर्ग संघर्ष और सामाजिक न्याय की मांग करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और मैं समझती हूँ कि राहुल सांकृत्यायन जी ने प्रगतिवाद को न केवल अपने साहित्य में उतारा है बल्कि उसे अपने जीवन में जिया है और वे घूम घूम करके जनता को जागरूक करने का काम करते रहे हैं और उनकी रचनाएं आज भी समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देती हैं। यदि कोई व्यक्ति समाज और इतिहास और क्रांति की विचारधारा समझना चाहता है तो मैं समझती हूँ कि उसे राहुल सांकृत्यायन जी को बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहिए और हमारे विद्यार्थियों तक ये पहुंचाने का काम हमें करना चाहिए। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत और आपका पुनः बहुत बहुत आभार मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय, आपका बहुत ही उत्तम उद्बोधन पूरा जोश से भरा हुआ और साथ ही साथ आपने बताया कि राहुल सांकृत्यायन जी किस तरह से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और उन्होंने पर्यावरण, प्रकृति, नारी के लिए, समाज के लिए और व्यक्तिगत रूप से उनकी रचनाओं में जो हमें देखने को मिलता है, आपने पूरा उसका वर्णन किया और साथ ही साथ बताया कि पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं और समाज में किस तरह से परिवर्तन लाना चाहिए। ये सभी चीजों को जो कि हम एक तरह से अगर हम देखें तो आपने जोश से आपने परिवर्तन लाने के लिए उनकी रचनाओं के माध्यम से हमें समझाया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय, आपका बहुत सुंदर उद्बोधन और आभार व्यक्त करती हूँ मैं आपके प्रति। अब चलते हैं हम अध्यक्षीय भाषण की ओर। हमारे साथ विराजमान है इस आभासीय पटल पर आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामटेके जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र से नहीं, हम तो भारत से ही समझते हैं इन्हें, क्योंकि हमारी विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष आएंगे तो ये सभी की अपनी है और इनके लिए कहूंगी या देवी स्वरूपे तु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनकी वाणी पर सरस्वती माँ जब विराजमान होकर किसी कवि या लेखक के बारे में सुनाती है हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि हम बिल्कुल मगन हो जाते हैं। और मुझे डॉक्टर शाहबुद्दीन शेख सर जी जब स्वर्गवासी हो गए थे तब मुझे लगता था कि अब कौन ऐसा अध्यक्ष होगा जो कि बच्चे कुछ सभी सार को समेटेगा, लेकिन मैम जब से आई हैं तब से वो हमारी क्षुधा शांत हो जाती है। ऐसी जो कुछ रह गया हो और नहीं भी रहा हो तो उसको सबको हमें विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करवा देती हैं। ऐसी आदरणीय अध्यक्षा महोदया का मैं स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए सोनू कुमार जी और महिपाल जी, दीनबंधु आर्या जी, अन्य अनेक लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत है आदरणीय अध्यक्षा महोदया, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद रश्मि मैडम, आपने इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। बड़ी नहीं है मैम, देखती हूँ मैं वही बोल देती हूँ समझ है मेरी उतना। जी धन्यवाद आपका। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है ना? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, आवाज साफ आ रही है। अच्छा चलिए, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं विषय प्रगतिवादी युग, श्री राहुल सांकृत्यायन और उनकी रचनाएं।
मैं हमारी संस्था के सचिव परम आदरणीय गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी को प्रणाम करती हूँ। हम सब उनके आभारी हैं कि उन्हीं के कारण हम लोग इतने सारे गोष्ठियों से जुड़ते हैं, इतने सारे नए नए प्रयास करते हैं और लोगों तक पहुंचने का, शोधार्थियों तक पहुंचने का, सब तक पहुंचने का प्रयास हम करते हैं। कार्यक्रम के संयोजिका श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव जी, स्वागत करता जयकला मैडम जी, सरस्वती वंदना जिन्होंने सुमधुर शब्दों में, बहुत अच्छे शब्दों में बहुत अच्छे से गाकर सुनाया, डॉक्टर कृष्णा मनीश्री जी, और हमारी हमेशा की सदाबहार संचालक रश्मि चौबे मैडम हमेशा ही बहुत अच्छा संचालन करती हैं। वक्ता डॉक्टर ऋतु वार्ष्णेय जी, वक्ता डॉक्टर मिलन बिश्नोई जी, और आभार प्रकट करेंगी सरस्वती वर्मा मैडम। आप सबके आभारी हूँ, सबको नमन करती हूँ, सबको अभिनंदन। अभी जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, डॉक्टर ऋतु मैडम ने कहा कि राहुल सांकृत्यायन एक क्रांतिकारी रचनाकार यायावर थे। वे आने वाले समाज को देख सकते थे, भोजपुरी में रचनाएं लिखी इत्यादि उन्होंने बताया। डॉक्टर मिलन बिश्नोई जी ने बताया कि वो प्रगतिवादी रचनाकार हैं, अच्छे स्कॉलर थे, उनका साहित्य पढ़ने से आपको नया दृष्टिकोण मिलता है। अब कुछ वक्तव्य मैं रखना चाहूंगी। राहुल जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महान विचारक हैं। धर्म, दर्शन, लोक साहित्य, यात्रा साहित्य, इतिहास, राजनीति, जीवनी, शब्दकोश, प्राचीन ताल पोथियों का संपादन आदि विविध क्षेत्रों में अत्यंत उल्लेखनीय कार्य किया है। उनकी रचनाओं में प्राचीन के प्रति आस्था, इतिहास के प्रति गौरव तथा वर्तमान के प्रति सधी हुई दृष्टि का उचित समन्वय हमको देखने को मिलता है। इन्होंने प्राचीन और वर्तमान भारतीय साहित्य चिंतन को संपूर्ण आत्मसात कर हमें मौलिक दृष्टि देने का प्रयास किया है। चाहे साम्यवादी साहित्य हो, बौद्ध दर्शन हो, इतिहास सम्मत उपन्यास हो या वोल्गा से गंगा की कहानियां हो, उनकी प्रत्येक रचना में चिंतक वृत्ति और अन्वेषी सूक्ष्म दृष्टि का प्रमाण हमको सहज ही मिल जाता है। उनके उपन्यास और कहानियां हमेशा एक नए दृष्टिकोण को हमारे सामने रखते हैं। विषय के अनुसार राहुल जी की भाषा शैली अपना विशेष स्वरूप स्वयं निर्धारित करती है। उनकी हर रचना में उनकी अगर भाषा शैली देखेंगे तो किसी दूसरे से मेल नहीं खाती। साथ ही उन्होंने सामान्यतः सीधी सादी सरल शैली में ही अभिव्यक्ति की है, जिससे उनका संपूर्ण साहित्य साधारण पाठकों के लिए भी सुबोध और पठनीय है। राहुल जी ने न केवल हिंदी साहित्य बल्कि संपूर्ण भारतीय वाङ्मय को एक महारथी के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्राचीन और नवीन, पौर्वात्य और पाश्चात्य, दर्शन एवं राजनीति और जीवन के उन अधूरे तथ्यों पर प्रकाश डाला है जिस पर सामान्यतः लोगों की दृष्टि नहीं जाती है। सर्वहारा के प्रति विशेष स्नेह के कारण उनकी साम्यवादी कृतियों में मेहनतकश मजदूरों, किसानों के प्रति उनकी आस्था और उनकी पीड़ा साफ दिखाई देती है। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम अमर विभूतियों में गिना जाता है। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के ग्राम पन्हा में हुआ। उनके बचपन का नाम केदार पांडे था और बौद्ध दर्शन से अधिक प्रभावित होने के कारण नाम राहुल और सांकल्य गोत्रीय होने के कारण सांकृत्यायन, ऐसे वे बाद में राहुल सांकृत्यायन कहे। इनका समूचा जीवन घुमक्कड़ी से भरा था। भाषा, साहित्य, प्राचीन संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि पर उनका विशेष अधिकार प्राप्त था। राहुल जी के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1927 से होता है। तब से न फिर उनके पांव रुके, न उनके लेखनी रुकी। विविध विषयों पर उन्होंने 150 से अधिक ग्रंथों का निर्माण किया। 130 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हैं और 20 जो है वो अप्रकाशित हैं। राहुल जी के साहित्य पक्षों को देखें तो समझ में आता है कि न केवल प्राचीन नवीन भारतीय साहित्य में बल्कि तिब्बती, सिंहली, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, जापानी, उर्दू, अरबी, फारसी जैसे 36 भाषाओं को, जैसे कि पहले वक्ताओं ने बताया है, वे पंडित थे। वे जहां जाते थे वहां की भाषा केवल सीखते नहीं थे, उसमें महारत हासिल करते थे। जब वे साम्यवाद के क्षेत्र में गए तो कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन आदि के राजनीतिक दर्शन की पूरी जानकारी प्राप्त की। इसलिए उनके साहित्य में जनता, जनता का राज्य और मेहनत करने वाले मजदूरों का स्वर प्रबल और प्रधान रहा। वो बार बार घर से भाग जाते, कुछ भी काम हो, कुछ हो जाए, वो घर से, थोड़ा किसी ने कुछ बोला तो घर से भाग जाए, ये उनकी प्रवृत्ति। लेकिन घर से बार बार भाग जाने वाला बालक एक दिन अंतरराष्ट्रीय ख्याति का लेखक बनेगा,
उसका साहित्य लोगों में इतना तहलका मचा देगा और बहुविध लेखन पर उसका आधिपत्य होगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। दुर्गम यात्राओं के झंझावातों से टकराकर भी वह कभी न हारने वाला धीर गंभीर कर्मयोगी होगा, प्रारंभ से ही हर वस्तु और घटना के प्रति जिज्ञासु होगा। ये लोगों की उस समय कल्पना में कभी नहीं आता था, क्योंकि इतना जब कोई भागता है तो लोग कहते डरपोक है तो भाग गया, तो ऐसा नहीं। आजीवन साहित्य सर्जन करने में लीन रहकर अपने ज्ञान की परिधि का उन्होंने अनवरत विस्तार करने वाले 36 देशी विदेशी भाषाओं के ज्ञानी पद्म भूषण से विभूषित महापंडित राहुल सांकृत्यायन, उनके नाना फौज में थे। बालक राहुल सांकृत्यायन यायावरों की कहानियां सुनकर और विदेशी यात्राओं की कहानियां सुनकर उनका मन हमेशा उन चीजों के प्रति आकर्षित होता रहा कि इतनी सारी जो यात्राएं लोग करते हैं, इतने सारे वीर वहां पे रहते हैं, कैसे रहते होंगे, तो उनको उस समय से उनकी जिज्ञासा थी। और तीसरी कक्षा में एक किताब में जो, जैसा कि आपने बताया था शुरू में पंक्तियां, कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहा, और जिंदगानी डर रही तो फिर नौजवानी फिर कहा, तो ये बात उनके जहन में बैठ गई और यही से उनको यायावरी का जो सूत्र है उनके मन में स्थापित होता है। इनका पहला विवाह जो है ये 11 वर्षीय उम्र में संतोषी देवी से हुआ। दूसरा विवाह 1937 में रशिया की लोला से हुआ, उनका इगोर नामक बेटा वो अभी भी है। और तीसरा विवाह 1950 में कमला से हुआ, इससे उनकी कोई संतान है कि नहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता। घुमक्कड़ी जीवन को अपना लक्ष्य मानकर नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, मध्य एशिया, ईरान, रूस, यूरोप, चीन, जापान, कोरिया इत्यादि देशों का अनेक बार भ्रमण किया और वहां की कला, संस्कृति, दर्शन, साहित्य, इतिहास, भूगोल तथा भाषाओं का अध्ययन एवं शोध कार्य में किया। राहुल जी पर्यटन के दौरान भी अध्ययन करते थे और इसलिए भी इतने सारे उपन्यास, कहानियां, संस्मरण, अनुवाद, समीक्षाएं साहित्य की इतनी सारी विधाओं पर वो लिख सके। उनकी प्रमुख रचनाओं में सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनैला की कथा, मेरी जीवन यात्रा, ये आत्मकथा जो कि 5 खंडों में विभाजित है, घुमक्कड़ शास्त्र, लद्दाख यात्रा, लंका यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, एशिया के दुर्गम भूखंडों में, विस्मृत यात्री, भागो नहीं दुनिया को बदलो, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, 22वीं सदी, दीवोदास, जीने के लिए इत्यादि रचनाएं उनकी प्रसिद्ध है। घर से भागने के बाद उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ, क्योंकि हमारे विषय में सबसे पहले आता राहुल सांकृत्यायन, फिर उनकी रचनाएं, तो उनकी थोड़ी जानकारी देती हूँ कि घर से भागने के बाद जब वो वाराणसी पहुंचे तब वहां इनकी भेंट परसा के महंत से हुई। वहां केदारनाथ पांडे से राम उदार दास साधु बन गए। दक्षिण भारत में घूमते हुए संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया, वाराणसी में भी संस्कृत का अध्ययन किया, लाहौर प्रवास के दौरान इस्लामी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, तिब्बत यात्रा में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, इसके लिए तिब्बती तथा पाली सीखी, रशिया की भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि जानने के लिए रशियन सीखी, यूरोप यात्रा पर फ्रेंच और स्पेनिश, इस प्रकार 36 भाषाएं सीखी, 16 पर प्रभुत्व पाया। 1915 में आगरा में आर्य समाज के सिद्धांतों का अध्ययन किया, इस वर्ष पहला हिंदी लेख उन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद में उन्होंने दुर्लभ ग्रंथों की पांडुलिपियों का अध्ययन किया, उन्हें भारत लेकर आए और जो वो नहीं ला सकते थे उन्होंने खुद लिखा, पूरे उसकी कॉपी की और वो लेकर आए। घुमक्कड़ी ही राहुल सांकृत्यायन के जीवन की पाठशाला और यही उनका विश्वविद्यालय था। यात्रा साहित्य के निर्माण और श्रेष्ठता के कारण इन्हें यात्रा साहित्य का जनक और पितामह कहा जाता है। भागो नहीं दुनिया को बदलो, जिसका कि पहले दोनों वक्ताओं ने उल्लेख किया है, उसमें वो लिखते हैं, मानसिक दास्ता की बेड़ी की एक एक कड़ी को बेदर्दी के साथ तोड़कर फेंकने के लिए तैयार रहना चाहिए, बाहरी क्रांति से नहीं, मानसिक क्रांति की जरूरत है। अगर कुछ बदलना है हमें आगे पीछे दाएं बाएं दोनों हाथों से नंगी तलवारें नचाते हुए अपनी सभी रूढ़ियों को काट कर आगे बढ़ना। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में भी लिखते हैं, मेरी समझ में दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। भागो नहीं दुनिया को बदलो में एक स्थान पर वे लिखते हैं, राष्ट्र की एकता मंचों पर लंबे लंबे भाषण से नहीं, इसके लिए हमें ठोस काम करना होगा। वह ठोस काम यही है कि देश के भीतर धर्म और जाति भेद ने जितनी दीवारें खड़ी की हैं उन्हें गिरा देना। हाँ, हिंदू, मुसलमान, ईसाई या ला मजहब होने से
हमारे खान पान, शादी ब्याह में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमें जरूरत पड़ने पर इसके लिए मजहब से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी जो प्रसिद्ध कृति है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा इतनी सारी रचनाएं उनकी हैं, लेकिन उनकी जो पहचान है सारे विश्व में या साहित्य जगत में, वो वोल्गा से गंगा, दर्शन दिग्दर्शन, तिब्बत की यात्रा, इनसे है। तो मैं वोल्गा से गंगा जो है उसके बारे में कुछ बताती हूँ आपको। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया एक कहानी संग्रह है, जिसकी कहानियां इतिहास में मानवीय सभ्यता के विकास में घटी घटनाओं के आधार पर लिखी गई। वोल्गा से गंगा हमारे सभ्य समाज के आरंभिक युग में जो मातृसत्तात्मक होने का जो बातें कही जाती है उसको प्रतिपादित करती है। यह संग्रह स्त्री के वर्चस्व को दर्शाता है। यह भी स्थापित करते हैं कि मातृसत्तात्मक समाज में स्त्री आत्मनिर्भर और स्वच्छंद थी। स्त्री किसी की संपत्ति नहीं थी। स्त्री के निर्णय को तब स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता था। इस संग्रह की पहली कहानी निशा उल्लेखनीय है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार उस समय हिंद, ईरान और यूरोप की सारी जातियां एक कबीले के रूप में थी। उस समय स्त्रियां शिकार करना, परसा, बाण चलाना, धनुर्विद्या, पहाड़ों पर चढ़ना, तैराकी, नृत्य इत्यादि कलाओं में पारंगत होती थी। वे पुरुषों की तुलना में अधिक साहसी भी होती थी। वोल्गा से गंगा में कुल 20 कहानियां हैं और उनके बीच में कुछ 100 वर्षों का अंतराल है। इसमें लेखक ने पूरे इतिहास का निचोड़ प्रस्तुत किया है। इस संग्रह के विषय में स्वयं राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि लेखक की एक एक कहानी के पीछे उस युग के संबंध की वह सामग्री होती है जो दुनिया को कितनी ही भाषाओं, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, मिट्टी, पत्थर, तांबे, लोहे पर सांकेतिक रिवाजों, टोने टोटकों में पाई जाती है। शायद यही कारण है कि शैली में पर्याप्त विविधता हमको इसमें दिखाई देती है। वार्तालाप, आत्मकथा, प्रपंच आदि के माध्यम से लेखक ने लोगों की सोच को व्यक्त किया है और समाज में होने वाले परिवर्तन पर लोगों की प्रतिक्रियाओं को उन्होंने दर्शाया है। पुस्तक के अंत में भदंत अनंत कौशल्या ने कहानियों के स्रोतों के बारे में लिखा है कि वोल्गा से गंगा पुस्तक में लेखक ने आर्य आक्रमण सिद्धांत को पूरी तरह से मानते हुए उसके चारों ओर कहानियों को लिखा है। उस समय शायद यह सिद्धांत इतना विवादित नहीं रहा। वोल्गा से गंगा की आलोचना को लेकर कौशल्यायन जी लिखते हैं, इस तरह से सांकृत्यायन को नग्नवादी, ब्राह्मण विरोधी कहकर इस पुस्तक के उद्देश्य पर सवाल खड़े किए गए थे। वे आगे कहते हैं, यदि किसी को आलोचना करनी ही थी तो कम से कम राहुल सांकृत्यायन के जितना अध्ययन तो किया होता। उनका अध्ययन करते फिर उनकी आलोचना करते। बस केवल आलोचना करने के लिए आलोचना कर दी, इसलिए वो आलोचकों को सही नहीं मानती। इस संकलन की पहली 4 कहानियां 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 तक के समाज का चित्रण करती है। निशा, दीवा, अमृताश्व और पुरोहित, ये चारों कहानियां उस काल की हैं जब मनुष्य अपनी आदम अवस्था में था, कबीलों के रूप में रहता था, शिकार करके पेट भरता था। इन कहानियों में उस समय को देखा जा सकता है। अगली 4 कहानियां पुरोधान, अंगिरा, सुदास और प्रवाहन है। इसमें 2000 ईस्वी से सामाजिक उतार चढ़ाव और मानव सभ्यता का विकास दर्शाया गया है। इन कहानियों में वेद, पुराण, महाभारत, उपनिषदों को आधार बनाया गया है। बंधुल मल्ल कहानी में बौद्धकालीन जीवन का चित्रण है। कहानी नागदत्त में आचार्य चाणक्य के समय की यवन यात्रियों के भारत आगमन के स्मृतियों की झलक हमें मिलती है। अन्य कहानियों में वैदिक भारत, उत्तर वैदिक भारत तथा बुद्धकालीन कहानियां लिखी गई हैं। इस पुस्तक में जातिवाद के कारणों को खोजने की कोशिश भी की गई। संकलन की 15वीं कहानी बाबा नूरदीन से लेकर अंतिम कहानी सुमेर तक के बीच लगभग 650 वर्ष का अंतर। मध्य युग से वर्तमान युग तक की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को अपने माध्यम से व्यक्त करती कहानियां बाबा नूरदीन, सुरैया, रेखा भगत, मंगल सिंह, सफदर और सुमेर इस तरह लिखी गई हैं कि हमें एक सफर के पूरे हो जाने का एहसास होने लगता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने वोल्गा से गंगा हजारीबाग केंद्रीय कारागार में लिखी। इसके अलावा सिंह सेनापति और दर्शन दिग्दर्शन भी जेल में लिखी गई रचनाएं ही हैं। जेल में लिखी रचनाएं साबित करती हैं कि इंसान चाहे जंगल में रहे, पहाड़ पर रहे, कि किसी घाटी में रहे, वो हर समय का, हर पल का सदुपयोग कर सकता है। उन्होंने कोई बहानेबाजी नहीं की कि जेल में इसे नहीं लिखा, फलाने जगह से नहीं लिखा। उन्होंने सब जगह अपनी रचना धर्मिता को कहीं उन्होंने रोका नहीं।
राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, उसको माय जर्नी थ्रू लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। यह किताब पहली बार 1944 में प्रकाशित हुई। इस किताब में राहुल जी ने अपने जीवन का वर्णन किया है। इसमें उनके बचपन, जीवन यात्रा और पेशेवर अनुभव शामिल हैं। आत्मचरित्र के लिए यह शब्द चुना गया जीवन यात्रा। इसके 5 खंड हैं। वे मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा साहित्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय रचना मानी जाती है। इसमें राहुल जी ने जन्म से लेकर 63 वर्ष पूरे होने तक का वर्णन किया है। इस विषय में वे लिखते हैं, मैंने अपनी जीवनी न लिखकर जीवन यात्रा लिखा है। क्यों? क्योंकि अपनी लेखनी द्वारा मैंने उस जगत की भिन्न भिन्न गतियों और विचित्रताओं को अंकित करने की कोशिश की है, जिसका अनुमान हमारी तीसरी पीढ़ी मुश्किल से करेगी। वे एक स्थान पर लिखते हैं, मैं बराबर महसूस करता रहा कि ऐसे ही रास्ते से गुजरे हुए दूसरे मुसाफिर यदि अपनी जीवन यात्रा को लिख गए होते तो मेरा बहुत लाभ होता। ज्ञान के ख्याल से नहीं, समय के परिमाण में। मैं मानता हूं कि जीवन यात्राएं बिल्कुल एक सी नहीं हो सकती, तो इसमें संदेह नहीं कि सभी जीवनों को उस आंतरिक और बाह्य विश्व की तरंगों में तैरना पड़ता है। मेरी जीवन यात्रा में उन्होंने बताया कि उन्होंने ईरान, रूस, लेनिनग्राड, तिरियोको, इंग्लैंड, भारत के कई राज्यों की यात्राएं की हैं। यह रचना या कृति एक यायावर साहित्यकार की आत्मकथा है। यह उनके मधुर और कटु जीवन अनुभवों की रोचक कथा है। इसमें उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के चित्र अंकित है। इसमें रोचकता, यथार्थ, सत्य व ईमानदारी है। इस आत्मकथा में राहुल सांकृत्यायन ने तटस्थ होकर खुद का विश्लेषण भी किया है। सारी पुस्तक में समय समय पर अपना मत उन्होंने प्रस्तुत किया। इस आत्मजीवनी कथा जो भी कह लीजिए, साधारण यात्रा की गाथाएं सुनाते मिलता है। ये यहाँ हमारा लेखक पूरी यात्रा में उनके जो 5 खंडों में है, उसमें हमको अलग अलग रूप इसके देखने को मिलते हैं। कैसे? कहीं पर यह लेखक कभी साधारण यात्रा की गाथाएं सुनाते मिलता है, तो कभी जिज्ञासु दार्शनिक की तरह प्रश्न उठाता है, कभी महान भाषा शास्त्री व पुरातत्व शास्त्री की तरह इतिहास की ओर आज की गहन समस्याओं को अत्यंत सहज भाव से आपके सामने खोलता हुआ मिलता है। कभी विश्व युद्ध की यंत्रणा, समाजवाद के सपने, हिंदी की समस्या, विदेशी भाषाओं के महान ग्रंथों को भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत करने की अदम्य इच्छा, कभी अपने ही किसी ग्रंथ से जुड़ाव। इसको पढ़ते हुए ऐसा लगेगा जैसे कोई वैज्ञानिक आपको अपनी विशाल प्रयोगशाला में घुमा रहा है और वह बड़े से बड़े यंत्र से लेकर मामूली से मामूली चीज के विषय में सहज भाव से समझाता हुआ चलता है। ऐसा उनकी आत्मकथा के 5 खंड पढ़ने के बाद हम महसूस करते हैं। दर्शन दिग्दर्शन, फिलोसफी से जुड़ी ये इसका अच्छा मोटा ग्रंथ है और ये बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण रचना ये मानी जाती है। यह ग्रंथ देवली कैंप की जेल में लिखा गया था। दर्शन दिग्दर्शन, इसमें विश्व के सभी दर्शन धाराएं समाहित हैं। दर्शन के क्षेत्र में यूनानी दर्शन, इस्लामी दर्शन, यूरोपीय दर्शन और भारतीय दर्शन की प्रमुखता है। संपूर्ण दर्शन को पूरी तरह समेटने का इसमें प्रयास किया गया है। यह पुस्तक इस दृष्टि से अलग है कि इसमें दर्शन को विस्तृत भौगोलिक फलक पर पीढ़ी दर पीढ़ी को सामने रखते हुए समझने और समझाने की कोशिश की गई। अभी तक दर्शन के इतिहास में किसी भी भाषा में यह पद्धति नहीं अपनाई गई। यह राष्ट्रीय की अपेक्षा सार्वदेशिक अधिक है। यही कारण है कि संपूर्ण विश्व को दर्शन की भाषा में एक इकाई मानकर वैचारिक चिंतन एवं उसके विकास का ऐतिहासिक दिग्दर्शन दर्शन दिग्दर्शन में कराया गया है। राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति है मेरी तिब्बत यात्रा। इसमें राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत यात्रा के दौरान मिले अनुभवों का वर्णन किया है। साथ ही तिब्बत की प्राचीन ज्ञान संपदा की खोज और कई दुर्लभ पांडुलिपियों को हासिल करने का जो वर्णन है। ये जो पुस्तक है तिब्बत की यात्रा, इसमें क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी भाषा शैली संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली है। राहुल सांकृत्यायन ने सैकड़ों साल पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। प्राचीन ताड़पत्रों की पांडुलिपियों के साथ साथ भारतीय शैली की अमूल्य स्क्रॉल पेंटिंग उसको भी वो हासिल कर पाए। बौद्ध धर्म की प्राचीन ज्ञान संपदा की खोज की। इसमें तिब्बत के प्राकृतिक वैभव का वर्णन है और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने यात्रा की, ये उल्लेखनीय है।
और ये कहा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत की यात्रा भीखमंगों के वेश में की। कहीं पे भीखमंगों के वेश में लिखा है, कहीं पे लिखा है कि बौद्ध भिक्षुओं के देश में। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि तिब्बत की यात्रा पर उस समय प्रतिबंध था, और इसके अलावा डांडे जैसे खतरनाक जगहों पर डाकुओं से इसी वेश में खुद की जान बचाना संभव हो सकता। राहुल सांकृत्यायन साधु, बौद्ध भिक्षु, यायावर, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, नाटककार व कथाकार थे। वे जुझारू स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता थे, जन जन के प्रिय थे। भदंत अनंत कौशल उनके अनन्य मित्र व प्रशंसक थे। वे कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने जब जो कुछ सोचा, जब जो कुछ माना, वही लिखा और निर्भय होकर लिखा। चिंतन के स्तर पर राहुल सांकृत्यायन जी ने कभी भी किसी सांप्रदायिक विचार सरणी से वे बंधे नहीं, कभी किसी का समर्थन नहीं किया। वे साधु ना चले जमात, ऐसी कहावत है, वे साधु ना चले जमात, जाति के साधु पुरुष थे। राहुल जी ने धर्म, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, समाज, राजनीति, इतिहास, पुरातत्व, भाषा शास्त्र, संस्कृत ग्रंथों की टीकाएं, अनुवाद और उसके साथ रचनात्मक लेखन करके हिंदी को इतना कुछ दिया कि हम सदियों तक उन पर गर्व कर सकते हैं। राहुल जी कहते हैं, उन्होंने ज्ञान को सफर में नाव की तरह लिया है, बोझ की तरह नहीं। भाषा और साहित्य के विषय में राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं, भाषा और साहित्य धारा के रूप में चलता है। फर्क इतना ही है कि नदी को हम देश की पृष्ठभूमि में देखते हैं, जबकि भाषा देश और भूमि दोनों की पृष्ठभूमि को लेकर आगे बढ़ती है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है तुम्हारी क्षय। इसके 8 खंड हैं। भाग 1 है तुम्हारे समाज की क्षय, भाग 2 तुम्हारे धर्म की क्षय, भाग 3 तुम्हारे भगवान की क्षय, 4 तुम्हारे सदाचार की क्षय, 5 तुम्हारे सदाचार की क्षय भाग 2, 6 तुम्हारे इतिहास, अभिमान और संस्कृति की क्षय, 7 तुम्हारी जाति पात की क्षय, और 8 है तुम्हारे जोकों की है, जो चिपक कर दूसरों का खून चूसती है, वो जोक। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने समाज को पीछे धकेलने वाली रूढ़ियों, परंपराओं, मान्यताओं के खिलाफ विद्रोह का जीता जागता प्रमाण प्रस्तुत किया है। इन सब की राहुल सांकृत्यायन जी ने जमकर बखिया उधेड़ी है। जो 8 जो खंड बनाए हैं, उसमें हर चीज का इतना विस्तृत वर्णन है और सारी समस्याओं को इतना जीवंत रूप में दिखाया गया है कि पढ़कर लगता है कि आप उस पर सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तुम्हारी क्षय समाज में फैली रूढ़ियों और मान्यताओं के खिलाफ विद्रोह की ललकार है। इस किताब में समाज, धर्म, भगवान, सदाचार, जात पात और पूंजीवादी शोषकों पर कठोर प्रहार किया गया है। अनेक सम्मानों से सम्मानित, महापंडित पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत राहुल सांकृत्यायन की तबीयत 1963 में अधिक खराब रहने लगी थी। इलाज के लिए उन्हें मॉस्को ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 29 मार्च को भारत लौट आए और 14 अप्रैल 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली। बौद्ध पद्धति से इनका अंतिम संस्कार किया गया। जहां अंतिम संस्कार हुआ, वहां एक चैत्य या स्मारक बनाया गया है। उनकी मृत्यु दार्जिलिंग में हुई। इस प्रकार साहित्य की समस्त विधाओं को सशक्त लेखन, दर्शन शास्त्र, राजनीति, धर्म, इतिहास इत्यादि के मर्मज्ञ की जीवन लीला समाप्त हो गई। राहुल सांकृत्यायन एक महान साहित्यकार, महान यात्री, विराट व्यक्तित्व, सदैव हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जैसा कि मैंने कहा था, आपने सचमुच एक एक उनकी कृति को उठाकर उसकी विशेषताएं बताई। आपने बताया कि राष्ट्रीय एकता के लिए धर्म और जाति भेद को मिटाना होगा, और कई अन्य अनेक चीजें जिन पर विशेष रूप से आपने ध्यान दिलवाया कि वो किस तरह के उनकी रचनाओं में उन्होंने समाज को सुधारने की बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय को, बहुत ही सुंदर वक्तव्य। कई यहाँ पर मैसेज आ रहे थे लिखे हुए सूचना पटल पर, और साथ ही साथ एक आदरणीय द्विवेदी सर ने सूचना दी है कि अगर किसी को प्रमाण पत्र चाहिए हो तो कृपया वो मैसेज देख लें कि कल 10 बजे तक अपनी सूचना भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय, बहुत सुंदर और सार गर्वित और बहुत ज्ञानवर्धक आपका अध्यक्षीय भाषण। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर आदरणीय सीमा वर्मा जी, डॉक्टर भरत शेणकर जी, विश्नोई जी, और हिंदी भाषा साहित्य चर्चा से नाम से जुड़े हुए हैं कोई, पुखराज जी, विश्नोई जी, सुनील कुमार उपाध्याय जी, अनीता सक्सेना जी, और डॉक्टर
शहनाज शेख जी, डॉक्टर प्रेमलता जी और पूर्णिमा जी, सीमा वर्मा जी, अन्य अनेक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रोतागण, उन सभी को नमन करती हूँ कि धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ हैं। अब चलते हैं आभार व्यक्त हेतु आदरणीय डॉक्टर वर्मा मैम को सादर आमंत्रित करती हूँ मैं। आदरणीय डॉक्टर सरस्वती वर्मा जी, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं हमारे साथ, उनको ससम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ इस आभासीय पटल पर। पुखराज जी, आपका माइक खुला हुआ है, कृपया बंद कर लीजिए। महादेव जी भी वर्मा जी की एक पंक्तियां हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, विसरत नव का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। लेकिन विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के इस पटल पर आदरणीय डॉक्टर वर्मा मैम ने अपना एक विशेष स्थान स्थापित कर लिया है। इनका ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासी पटल पर आभार व्यक्त करने हेतु। स्वागत है महोदय आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पटल पर उपस्थित सब विद्वजनों को मेरा सादर नमन। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की आज राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी में, जिसका विषय था प्रगतिवादी युग, श्री राहुल सांस्कृत्यायन एवं उनकी रचनाएं, और इस महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारी अध्यक्षता कर रही थी, हम सभी को अपने ज्ञान से लाभान्वित जिन्होंने किया, परम पूजनीय आदरणीय डॉक्टर विजयलक्ष्मी राम टेके मैम। आपने वक्ताओं के जो वक्तव्यों का है उनका सार प्रस्तुत कर उसमें और भी ज्ञानवर्धक जानकारी से हमें लाभान्वित किया मैम, और जिससे हम सभी जो है हमारा सभी का मार्गदर्शन हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। और साथ ही हमारे संस्थान के सचिव महोदय परम आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी सर, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी आगे नित बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं सर का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर के मार्गदर्शन के लिए। और साथ ही आज की गोष्ठी में जो वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े थे, आदरणीय डॉक्टर रितु वार्ष्णेय मैम दिल्ली से। मैम, आपने राहुल सांस्कृत्यायन जी के जीवन परिचय एवं उनकी रचनात्मक प्रतिभाओं को बताया, साथ ही उनके धर्म प्रचारक व्यक्तित्व को हमें अवगत कराया, और उनकी विविध रचना संसार को इतने सरल शब्दों में आपने बताया मैम, और इतने अच्छे तरीके से कि हम सभी को लग रहा था कि हम सुनते ही चले जाएं। तो ऐसी सार्वजनिक जानकारी हमें प्रदान आपने की, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ मैम आपका। और साथ ही वक्ता के रूप में ही हमारे साथ जुड़ी हुई थी आदरणीय डॉक्टर मीनन बिश्नोई मैम, कलबुर्गी कर्नाटक से। मैम, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने प्रगतिवादी युग के साथ साथ राहुल सांस्कृत्यायन को, उनकी घुमक्कड़ी को, उनके जीवन की गतिशीलता के लिए अनिवार्य बताते हुए उनकी लेखन शैली की विशेषताओं को किस अच्छी तरीके से उनके साहित्य को वर्तमान में विद्यार्थियों के जो कौशल है एवं उनके व्यक्तित्व विकास में वो किस तरीके से आपने इतने अच्छे सुंदर तरीके से जोड़कर अपने सहज शब्दों में अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया मैम, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही इस पटल पर जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से माँ सरस्वती की वंदना कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, आदरणीय डॉक्टर कृष्णा मणिश्री मैम, मैसूर कर्नाटक से। मैम, आपका बहुत बहुत आभार। और इस गोष्ठी में स्वागत भाषण जिन्होंने दिया, आदरणीय सुश्री जयकला मंगलुरु कर्नाटक से। मैम, आपका धन्यवाद आभार करती हूँ मैम। आपने बहुत ही सुंदर और गठित शब्दों के साथ ही अतिथियों का भी बहुत सुंदर तरीके से स्वागत वाचन किया मैम, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और कार्यक्रम की संयोजक आदरणीय पुष्पा श्रीवास्तव मैम, रायबरेली से। मैम, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे यह अवसर भी प्रदान किया मैम, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और कार्यक्रम का संचालन जो हमेशा बहुत सुंदर तरीके से मैम करते हैं, आदरणीय रश्मि मैम, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही सुंदर तरीके से इतने सहज शब्दों से सारे वक्ताओं की बातों को, और साथ में अपने भी जो विषय रहता है उन चीजों को लेते हुए इतने अच्छे तरीके से आप पूरी संचालन आप करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैम आपका। और साथ ही इस गोष्ठी में जोड़े हमारे परम आदरणीय संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष
आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी सर का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपका आशीर्वाद वचन और आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे सर। और साथ ही इस गोष्ठी में जुड़े आदरणीय गुप्तेश्वर सर, रतिराम जी, सविता मैम, डॉक्टर रंगराथन राव, सुमा टी राव मैम, पूनम, उपमा आर्य मैम, सोनू कुमार जी, संतोष शर्मा जी, भरत सेनकर सर, सीमा वर्मा मैम, और शायद मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले पा रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप सभी की उपस्थिति और सभी की मौजूदगी अंत तक बनी रही, जिससे हमारा यह जो गोष्ठी था वह सफल हुआ। आप सभी का पुनः धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरस्वती मैम, आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आप आभार के लिए प्रस्तुत हुई, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम। और आदरणीय कृष्णलाल बिश्नोई जी भी जुड़े हुए हैं, अभी अभी राय दुरुस्त आए तो सही, उनके लिए हार्दिक धन्यवाद। और आदरणीय अध्यक्षा महोदया से आज्ञा चाहूंगी कि कार्यक्रम विराम करने की। बिल्कुल मैडम जी। चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। सरस्वती दीदी आपको भी बहुत बहुत आभार। सरस्वती दीदी आपको भी आभार। और सबसे ज्यादा आभार ये आपने दो महत्वपूर्ण वक्ता जो आज आए थे, डॉक्टर रितु दीदी और मिलन दीदी से मैंने आज पहली बार सुना है उनका, क्योंकि मैं इनके साथ फेसबुक पर जुड़ा हुआ हूँ और फेसबुक के साथ इनको फॉलो भी कर रखा है। मैंने इनके बहुत सारे लेखनी जब मैं देखता हूँ लिखा हुआ तो बहुत कुछ शब्द मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और रितु दीदी सही बात बताऊं तो इनके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा नहीं था, मगर आज जो सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जैसे युवा पीढ़ी के लिए इन तमाम बेहद ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ऐसे लोग के बारे में हम जैसे बिल्कुल बहुत आते हम जैसे युवा रहिए ऐसे पटल से और सीखते रहिए और सिखाते रहिए। ये हम समृद्ध पटल है और हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि ऐसे वक्ता हमारे साथ जुड़ते हैं और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान द्वारा ऐसे मौके लाए जाते हैं कि हमारे ज्ञान वर्धन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हम फिर से जुड़ेंगे ऐसे ही और कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए। और आशा ही नहीं विश्वास है कि ये आप सभी लोग जो आपके यहाँ पर हिंदी के विद्यार्थी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। मैं इसको वीडियो को विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के ग्रुप पर भेज दूंगी। तो पुष्पा मैम आप सबको भेज देंगी और आप सभी तक पहुंचाने की जितना ज्यादा फैला सके तो फैलाइए, क्योंकि राहुल सांस्कृत्यायन जी जो सिखा के गए हैं उन जो उनकी भावनाएं थी जो देश के प्रति समाज के प्रति, वो सब तक पहुंचना चाहिए आप सभी के माध्यम से। और हिंदी का प्रचार प्रसार तो है ही है, लेकिन विचार भी उनके इतने उत्तम थे कि वो भी साथ ही साथ में सब तक पहुंचने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हम फिर से मिलेंगे अगले महीने 30 तारीख को इसी तरह से। बहुत बहुत आभार। अगले महीने 30 तारीख नहीं आएगी मैडम। जी जी ये अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। चलिए तो उससे पहले ही मिल लेंगे हम, 1 महीना नहीं हो पाएगा, उससे पहले हम मिल जाएंगे। सभी को मैम आपसे सरस्वती निवेदन है कि अगर कोई व्हाट्सएप शुभकामनाएं। ग्रुप है तो हमें जोड़िए, जिससे हम अगले कार्यक्रम में जुड़ सके। बिल्कुल आप आपका नंबर पुष्पा मैम से मैं कहूंगी कि इनको जोड़िए विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के साथ। जितने जुड़े उतना अच्छा लगता है कि हाँ। वहां तक बात पहुंचती है। बिल्कुल आइए। जी जी सबका ओके स्वागत। मैम, बहुत बहुत आभार है। एक बार जो गोष्ठी में आ जाए उसे तो हर जुड़ जाए। गोष्ठी में जोड़ने का प्रयास करती हूँ जी मैं। जी जरूर मैम, मैं भी जोड़ना आप दोनों को इस जोड़ पटल पर दीजिए। इस पटल पर सबका स्वागत है, हमेशा स्वागत। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का, और हमेशा जुड़िए कार्यक्रमों से भी और संस्था से भी, और आप लोग आते रहिए, सभी का ज्ञान साथ साथ वर्धन हो। हमारा सहयोग भी करिए, साथ साथ हमारा सहयोग भी बिल्कुल करिए। बिल्कुल जरूर जरूर आइए। बिल्कुल मैम। चलिए सरस्वती पूजन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, वसंत पंचमी की आपको भी आप सभी को शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि।